आज हम फिर से आ गए हैं। मैं नेहा सचदेव, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एट स्टेप अप अकेडमी, और ये है हमारे वाई लिटिल पैंडा, मैस्कॉट ऑफ स्टेप अप अकेडमी। आज हम दोनों मिलकर आपको वेलकम करते हैं एक इतनी इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने के लिए। सो कम डियर 12th क्लास स्टूडेंट, लेट्स इमीडिएटली स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी मेन कोर्स रीडर बुक फ्लामिंगो में से चैप्टर नंबर 6, जिसका टाइटल है पोएट्स एंड पैनकेक्स। वाओ, पढ़ने में कितना अच्छा साउंड कर रहा, पोएट्स एंड पैनकेक्स। ये वो केक की टेम्पटेशन हो रही है किसी को, पैनकेक खाने में बड़ा मजा आता है। नो एग्जैक्टली, ये वो पैनकेक नहीं है, ये वो पैनकेक है जो कि क्या बता रहा है, लेट्स सी। तो पोएट्स यहाँ पे इस चैप्टर में रेफर किया गया है राइटर्स को, जो स्टोरी को लिखते हैं या कोई प्रोस लिखते हैं या पोएट्री क्यों ना लिखते हो, कुछ भी राइटिंग वाले जो टास्क में इन्वॉल्व होते हैं उनको यहाँ पे पोएट्स रेफर किया गया है। और पैनकेक्स इज वेरी पॉपुलर मेकअप ब्रांड जो ये जेमिनी स्टूडियो यूज करता है ना। अब ये जेमिनी स्टूडियो क्या, तो जो चैप्टर है बेसिकली इट इज अबाउट अ जेमिनी स्टूडियो। अब एक स्टूडियो है जेमिनी स्टूडियो कर, जिसका नाम जेमिनी स्टूडियो है। ये सिचुएटेड है चेन्नई में, साउथ में। और यहाँ पर क्या होता है, मूवीज़ की शूटिंग होती है। ये सेट बनाया गया है, जैसे कि अलग अलग आजकल आप मूवीज़ देखोगे तो कोई सेट कहीं पे, कोई पार्ट ऑफ द मूवी कहीं पर शूट किया गया है। तो ये तब की बात हो रही है जब मूवीज़ मेजरली एक सेट बनाया जाता है जिसमें पूरी मूवी को शूट किया जाता था। ये ऐसा ही एक सेट है जिसका नाम है जेमिनी स्टूडियो इन चेन्नई। और ये जो मेकअप के ब्रांड ये लोग यूज़ करते हैं, उसका मेकअप के ब्रांड का नाम है पैनकेक। ये क्या पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, मेकअप करने के लिए एक्टर और एक्ट्रेस को, और उनको स्क्रीन पे ब्यूटीफुल दिखाने के लिए। बट एग्जैक्टली क्या पर्पस करता था स्टोरी में, ये हम डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर में। सो आई होप यू आर बिट क्यूरियस टू नो कि क्या होने वाला है। टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा साउंड कर रहा है, जल्दी से रीड करते हैं। सबसे पहले समझेंगे व्हाई दिस टाइटल ऑफ द चैप्टर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। So here we go, reading with the first slide, that is title of the chapter. So the following chapter is an excerpt. Excerpt अब किसको बोला गया है, excerpt एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो एक बुक है किसकी, ऑथर की, राइटर का नाम है अशोका मित्रन। सो अशोका मित्रन की जो बुक है माई ईयर्स विद बॉस, उस कंप्लीट बुक में से एक छोटे से पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया गया है, जिसको हम एक्सकर्प्ट बोलते हैं, एन एक्सकर्प्टेड मटेरियल। इन दिस, और इसमें क्या बताया गया है, ही बेसिकली रिकाउंट हिज ईयर्स एट द फेमस जेमिनी स्टूडियो। इन्होंने जो क्रूशियल टाइम अपना इस जेमिनी स्टूडियो में स्पेंड किया था उसको रिकॉल करते हैं। दैट वॉज लोकेटेड इन चेन्नई। कहाँ पे, जेमिनी स्टूडियो जो कहाँ पे सिचुएटेड था, चेन्नई में। तो बेसिकली अशोका मित्रन का जो उनका क्या एटीट्यूड था, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं जेमिनी स्टूडियो में, और किसके साथ उनका कैसा बिहेवियर था, क्या रिलेशनशिप था, और फाइनली चीज़ें किस टर्न पे आ गई। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर हमें बताई गई है इन पोएट्स एंड पैनकेक्स। Theme. Now let's try to understand with the theme. What is exactly theme? Theme is that central idea, that major idea of the chapter around which the entire chapter revolves. मतलब ये वो central idea, main idea है जिसके आसपास पूरी chapter revolve करती है. So this chapter has been taken from My Years with Boss, which is written by Ashoka Mitran. Through this write-up, Ashoka Mitran brings up a lot of topics pertaining to film industry in particular and India in general. तो basically इस chapter से क्या बताना चाहते हैं, इनकी writing से अशोका मित्रन क्या हमारे सामने लेकर आए हैं, वो topics को लेकर आए हैं which are pertaining to film industry। कि film industry में हमें देखने में तो जो ये real life होती है हमें बहुत अच्छी लगती है, like you know it seems like a glamorous
लाइफ, और हर कोई एवरी पर्सन एस्पायर्स टू बी देयर, बट ये जो रियल लाइफ की जो रियल लाइफ की जो रियल लाइफ होती है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी कंट्रास्टिंग। और ऐसा ही कुछ एक इंसिडेंट यहाँ पर हुआ जो हमें पता भी चलेगा। सो ये सारी चीजों को हाईलाइट करना चाहते हैं अशोका मित्रन। A lot of topics which are pertaining to film industry in particular and India in general, and provides the reader a glimpse of independent India in its infancy. अब और क्या हमें बताना चाहते हैं? हमें बताना चाहते हैं कि since India got independence, उसके बाद से फिल्म मेकिंग जब अपने इन्फेंसी पे थी, अपने बिगिनिंग स्टेज पे थी, अपने इनिशियल फेज पर थी, तो वो किस टाइप की हुआ करती थी। अशोका मित्रन also tells about the manner in which the legal advisor ruins the career of a talented actress unwittingly। अब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अशोका मित्रन इस चैप्टर में पोएट्स एंड पैनकेक्स में एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं लीगल एडवाइजर का, जो कि एक एक्ट्रेस के पूरे करियर को ruin कर देता है, ख़त्म कर देता है, यू नो इट्स लाइक एग्जैक्टली डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देते हैं। कैसे? ही टेल्स अस अबाउट द मैनर इन विच द लीगल एडवाइजर, अब ये सो कॉल्ड लीगल एडवाइजर है यहाँ पे। वाई आई सेड सो कि वो सो कॉल्ड लीगल एडवाइजर है, बिकॉज ये इनका नाम तो ऐसा ही है और इनका पर्पस क्या है? लीगल, लाइक लॉफुल किसी को सजेशन या रिकमेंडेशन देना लीगल एडवाइजर्स का काम होता है। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी करी जिसकी वजह से एक एक्ट्रेस का जो जेमिनी स्टूडियो में वर्क करती थी उसका पूरा करियर रियूइन कर दिया इन्होंने। इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में पोएट्स एंड पैनकेक्स में। Also, communism also finds a place in the musings of अशोका मित्रन। अब हमें यहाँ पे और भी क्या देखने को मिलेगा? कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या बोला जाता है? कोई भी पूल एक्टिविटी को या फिर कलेक्शन को कम्युनिज्म रेफर करा जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कम्युनिज्म की क्या बात हो रही है, तो जब कोई इंसान पॉलिटिक्स की स्पेशली बात करें कि जब सारे एसेट्स को, रिसोर्सेज को एक प्लेस पे पूल किया जाता है और अकॉर्डिंग टू नीड, डिमांड के हिसाब से उन एक एक चीजों को पब्लिकली सारे लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज एग्जैक्टली कम्युनिज्म। सो कम्युनिज्म ऑल्सो फाइंड्स अ प्लेस इन द म्यूजिंग्स ऑफ अशोका मित्रन। अब ये जो अशोका मित्रन की जो राइटिंग है उसमें हमें कम्युनिज्म का भी टच पता चलता है। At that time of India, the educated folk took pride in showing their support for communism। और उस समय कब की बात हो रही है? इमीडिएट आफ्टर द इंडिपेंडेंट टाइम। सो जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी उसके बाद का ये फेस है। सो एट दैट टाइम ऑफ इंडिया, उस समय इंडिया में ये जो एजुकेटेड फोक थे, जो पढ़े लिखे, जो सोफेस्टिकेटेड, जो डिसेंट क्लास ऑफ द सोसाइटी हुआ करती थी, दे टुक वेरी मच प्राइड, उनको बहुत गर्व फील होता था इन शोइंग देयर सपोर्ट फॉर कम्युनिज्म। उनको कम्युनिज्म में ये बताते हुए कि यस वी आर कम्युनिस्ट और वी बिलोंग टू अ कम्युनिस्ट पार्टी, हम कम्युनिज्म के एक्ट में इन्वॉल्व हैं, तो ये बताते हुए इन पढ़े लिखे लोगों को बहुत प्राउड फील होता है। दे टेक इमेंस प्राइड इन being a part of the communist party, and also Gemini Studios was no exception। और Gemini Studio भी इससे बची नहीं थी। Gemini Studio का भी कहीं ना कहीं पर्पस कम्युनिस्ट में होता था। He also mentions, he कौन है यहाँ पे? अशोका मित्रन also mentions the anti-communism movement which was run by the West। और यहाँ पे यहाँ तो ये सब लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का जो सपोर्ट था कम्युनिज्म के लिए, और ये Gemini Studio भी उसी चीज को सपोर्ट कर रहा था। अशोका मित्रन पर्सनली कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते थे, वो इसी कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे कम्युनिज्म में। तो इस टाइम पर ये भी बताया गया है, he also mentions the anti-communism movement which was run by the West। और on the contrary वेस्ट में जो एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट रन हो रहा था उसके बारे में भी अशोका मित्रन ने यहाँ पर हाईलाइट करा है। Now let's try to read a very brief introduction of the chapter, जिससे हमें समझ में आए कि ये चैप्टर में क्या क्या होने वाला है, हमारे माइंडसेट को उस डायरेक्शन में मूव करवाने के। Let's try to understand a very brief and a very crisp introduction of the chapter। So set up in 1940, for almost 30 years, Gemini Studios of Madras, Chennai was one of, ये पहले मद्रास हुआ करता था बट अब इसका चेन्नई हो गया है नाम, was one
of India's pioneering and influential film producing organization of India. ये उस समय की बात है कब जो सेटअप हुई थी 1940 में, राइट, फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के लिए, और 30 ईयर्स उसको हो गए थे सक्सेसफुली रन करते हुए। जेमिनी स्टूडियोज, जितने भी जेमिनी स्टूडियोज थे मद्रास के, चेन्नई के, दे वाज वन ऑफ इंडिया के एक बहुत ही पियोनियरिंग और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्टूडियोज की गिनती में आया करते थे, बिकॉज तब हार्डली हैंड्स फुल ऑफ स्टूडियोज हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था। Influential film producing organization of India, founded by the brilliant and talented S.S. Vasan. तो ये जेमिनी स्टूडियोज के जो फाउंडर थे वो कौन थे? S.S. वासन। उन्होंने इन सारे जेमिनी स्टूडियोज को फाउंड करा था। इट हैड अ स्टाफ ऑफ ओवर 600 पीपल। अब जेमिनी स्टूडियो में कितने लोग एम्प्लॉयड थे? 600 पीपल वर एम्प्लॉयड एंड दे मेड मूवीज फॉर तमिलनाडु एंड अदर सदर्न इंडियन स्टेट्स। अब वो मूवीज बनाते थे बिकॉज ये चेन्नई जो साउथ का ही स्टूडियो था, और इसीलिए इनका जो मेजर फोकस होता था मूवीज का वो साउथ इंडियन टच में होता, साउथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बनाते थे, और तमिलनाडु के लिए स्पेसिफिकली वो मूवीज बनाते हैं साउथ के क्राउड को टारगेट करने के लिए। पैनकेक वॉज द मेकअप मटीरियल यूज्ड बाय जेमिनी स्टूडियोज। अब ये पैनकेक क्या है जिसके बारे में हमने टाइटल में जस्टिफाई करा था? सो दैट इज द मेकअप मटीरियल विच इज यूज्ड बाय जेमिनी स्टूडियोज। अब आप समझ सकते हो ये पैनकेक ब्रांड का एक ऐसा मटेरियल था जैसे कि आप कॉम्पैक्ट या बेस बनाने के लिए एक केक जैसा आता है जिसको हम अपने फेस पे लगाते हैं, और इसलिए लगाया जाता है कि कैमरे के सामने जब एक्टर या एक्ट्रेस प्रेजेंट हो तो वो बहुत ही ब्राइट और बहुत ही ग्लोइंग और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लगे, इसके लिए प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग तमिल राइटर अशोका मित्रन वर्कड फॉर द जेमिनी स्टूडियोज फ्रॉम 1952 टू 1966। और जो अशोका मित्रन जो राइटर हैं उन्होंने ये जेमिनी स्टूडियो में कब से कब तक काम करा? सो ही वर्कड, और ये जो अशोका मित्रन है ये साहित्य अकादमी अवार्ड विनर, तमिल के अवार्ड विनिंग इनको मिल चुका है। ही वर्क फॉर द जेमिनी स्टूडियोज फ्रॉम 1952 टू 1966। तो इन्होंने 14 ईयर्स तक अपनी सर्विसेज दिखा पे जेमिनी स्टूडियो में। ही लेटर रिकॉर्डेड हिज रेमिनिसेंसेस इन द बुक माय ईयर्स विद बॉस। और फिर उन्होंने बाद में अपने जितने भी उन्होंने जो चीज़ें रिकॉल कर पाए थे वो उन्होंने इस बुक में रिकॉर्ड कर दी, माय ईयर्स विद बॉस, जिसमें से हमने एक्सकर्प्ट करा है क्या? पोएट्स एंड पैनकेक्स, जिसको आज हम पढ़ेंगे। So this is all about the brief introduction of the chapter. Now immediately let's begin with the summary of Poets and Pancakes. तो हम देखते हैं कि क्या है Poets and Pancakes में exactly. So in this lesson, Ashoka Mitran talks about Gemini Studios. Gemini Studio is something like this. इतनी सारी lights आ रही है, cameras, focus, sound. तो ये exactly जो setup होता है ये Gemini Studio का था. So Ashoka Mitran talks about Gemini Studios and all that helps in keeping it in the spotlight. और वो सारी चीज़ों के यहाँ पर exactly इस chapter में अशोका मित्रन हमें Gemini Studio की working के बारे में बताएंगे, और exactly ये बताएंगे कि एक स्टूडियो में जहाँ पे फिल्म्स को प्रोड्यूस किया जाता है वहाँ पे कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ करी जाती हैं वहाँ पे, और सबके क्या क्या रोल्स होते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में वर्किंग ऑल अबाउट, इट इज़ अबाउट वर्किंग, कि वहाँ की वर्किंग कैसे होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स दैट हेल्प्स इन कीपिंग इट इन द स्पॉटलाइट। और वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से जेमिनी स्टूडियो हमेशा से स्पॉटलाइट में आता रहा है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया। ही स्टार्ट्स बाय मेकिंग अ मेंशन अबाउट पैनकेक्स, और वो स्टार्ट करते हैं पैनकेक्स के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैनकेक्स के बारे में। The famous makeup brand with Gemini Studios ordered in truckloads. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये एक ऐसी मेकअप की ब्रांड है तो जेमिनी स्टूडियोज उसको कैसे ऑर्डर करते हैं? ट्रक भर भर के इसको ऑर्डर करते हैं। इट इज समथिंग लाइक कि फ्रूट है क्या, कोई खाने पीने की चीज़ है क्या, ट्रक में भर भर के ऑर्डर कर रही है। तो कैन यू जस्ट इमेजिन कि कितना ज़्यादा पैनकेक वो यूज़ किया करते थे और कितना ज़्यादा मेकअप वो पुट करते थे अपने एक्टर और एक्ट्रेस को स्क्रीन पे लाने से पहले। तो मतलब जो एक्टर एक्ट्रेसेस थे दे वर ऑल लाइक फुल
फुल ऑफ, हर समय दे हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल, और उनकी जो रियलिटी थी वो तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी जो थी उनकी कहीं ना कहीं छुपियाँ दबी जाती होगी। He then talks about the plight. The plight is the problem, the fear and the uneasiness जो उन लोगों को होती. The plight of actors and actresses who have to bear too many lights on their face while getting ready in the makeup room. और ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं जेमिनी स्टूडियो में अशोका मित्रन, ये बता रहे हैं कि जितने भी एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं उनकी जो पेन है, उनको जो प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली कितनी प्रॉब्लम हुआ करती थी उनको, उनकी फ्लाइट के बारे में, उनकी दुविधा, उनके दुख के बारे में बता रहे हैं कि इतने सारी लाइट्स को 24 घंटे उनको फेस करना होता था, उनकी कितनी प्रॉब्लम होती थी इस चीज़ में। About the plight of actors and actresses who have to bear too many lights, उनको बर्दाश्त करनी पड़ती थी मजबूरी में बहुत सारी लाइट्स, कैमरास, फोकस सारा टाइम ऑन देयर फेस while getting ready in the makeup room। जब वो मेकअप रूम में रेडी होते हैं तब उनको बहुत सारी लाइट्स, एक्शन, फोकस, कैमरा, इन सब की लाइट्स को फेस करना होता था। The makeup department, according to him, used heaps of makeup. Heaps मतलब tons of, बहुत सारा बताने के लिए यूज़ किया गया। अब ये जो मेकअप डिपार्टमेंट है स्टूडियो में, अगर हम बात करें जेमिनी स्टूडियो के या किसी भी मूवी प्रोड्यूसिंग स्टूडियो के, तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। मेकअप डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे एक्टर एक्ट्रेसेस का मेकअप किया जाता है, उनको ग्रूम किया जाता है, रेडी किया जाता है। कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन होते हैं, अटायर्स बनते हैं, उनके स्क्रिप्ट राइटिंग होती है कहीं ना कहीं। फिर ऐसे छोटे छोटे से डिपार्टमेंट्स होते हैं जिन पे अलग अलग प्रोसेस होते हैं और जो सबको कंबाइन करके ऑल टुगेदर मूवी रिलीज़ करने में हेल्प होती है। सो द मेकअप department, according to him, used heaps of makeup to turn them into ugly looking creatures। अब exactly इतना सारा मेकअप उन पे लिटरली पोता जाता था कि उनको सुंदर दिखाने की बजाय वो क्या लगते थे, they used to look ugly looking creatures। वो अगली, वो बुरे लगते थे, वो बदसूरत लगते थे। और बनाना उनका पर्पस क्या था, उनको खूबसूरत बनाना, और खूबसूरत बनने की बजाय वो क्या बन जाते थे, वो अगली लुकिंग क्रिएचर्स दिखने लग जाते थे। शॉकिंगली ही टॉक्स अबाउट द ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात कर रहे हैं अशोका मित्रन। वो यहाँ पे बोलते हैं कि शॉकिंगली यहाँ पर वो बात करते हैं एक ऑफिस बॉय की। अब ऑफिस बॉय क्या होता है, जो भी बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पर ऑफिस बॉय होता है जो पानी चाय पिलाने का, थोड़ा बहुत डस्टिंग क्लीनिंग करने के काम करते हैं। तो यहाँ पर भी जेमिनी स्टूडियो में मेकअप डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय था। पूरे स्टूडियो का ऑफिस बॉय की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मेकअप डिपार्टमेंट के ऑफिस बॉय की बात हो रही है, जिसका टास्क क्या हुआ करता था, जब बहुत ही क्राउड शूटिंग होती थी, मतलब ऐसी शूटिंग हो रही है, और आपने भी देखा होगा मूवीज में कि ऐसी जगह शूटिंग होती है कि जहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे जो ऑडियंस का रोल होता था, वहाँ पर ये जो ऑफिस बॉय थे हमारे, ये उनका मेकअप करने के लिए यूज़ किया करते थे हम इनको। तो ये क्या करते थे ऑफिस बॉय, उनको लिटरली स्लैप करते थे पैनकेक्स का, मतलब इतना सारा सा भर भर के पोता करते थे। सो शॉकिंगली इट टॉक्स अबाउट द ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट whose task is to slap paint onto the faces of players at the time of crowd shooting। तो ये क्या करते थे, used to slap पेंट ऑन टू द फेसेस, उनके फेसेस पर भर भर के स्लैप। अब ये स्लैपिंग एग्जैक्टली यहाँ पर क्यों बोला गया है, स्लैप करना लाइक इतना ज़्यादा उसकी लेयर बना देना कि लाइक एवरी पोर बहुत अच्छे से मेकअप से क्लोज हो जाए और जो स्किन है बहुत ही क्लियर लगे। He was a poet। अब ये ऑफिस बॉय की बात हो रही है कि ऑफिस बॉय थे कौन। सो ही वॉज अ पोएट। पोएट मतलब वो कुछ राइटिंग भी करते थे वहाँ पर, एंड हैड ज्वाइन, और उन्होंने किस मोटिव से इस जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन करा था। सो ही वॉज अ पोएट एंड हैड ज्वाइन द स्टूडियो इन द होप ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और अ लिरिसिस्ट। अब वो इस पर्पस से उन्होंने ज्वाइन करा था कि शायद उनको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाए इस स्टूडियो में, और वो लाइमलाइट में आना चाहते थे। तो होप में कि शायद उनको एक्टर बनने का मौका मिल जाए, और एक्टर ना बन पाए तो स्क्रीन राइटर का काम कर लें, और वो भी ना करे तो वो मूवी को डायरेक्ट ही कर लें, या फिर उनमें गाने के कुछ बोल दे दें वो। तो उनको ऐसे कुछ थॉट के साथ उन्होंने जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन करा था।
अब देखते हैं कितने सक्सेसफुल हुए थे और क्या एग्जैक्टली कर पाए थे. सो इन दोज डेज द ऑथर यूज्ड, अब ये जो ऑथर हैं अशोका मित्रण, ये क्या किया करते थे जेमिनी स्टूडियो में, तो इनका टास्क था जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आता है, आर्टिकल्स आते हैं, क्लिपिंग्स जो आती है उनको कट करते थे और उनको एक पाइलअप करते थे. तो ये अशोका मित्रण का टास्क था. इन दोज डेज द ऑथर यूज्ड टू वर्क इनसाइड अ क्यूबिकल. अब क्यूबिकल क्या बोला गया, जब बड़े बड़े ऑफिस में जो छोटा छोटा सा एरिया, मतलब मान लीजिए ये एक ऑफिस है, अब इसमें छोटा छोटा सा जो एरिया डिफाइंड है, ये इस क्यूब में ये पर्सन रहेगा और एक पर्सन की वर्किंग के हिसाब से बनाए जाते थे छोटे छोटे से क्यूबिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए. तो यहाँ पर ऐसे ऐसे क्यूबिकल्स, छोटे छोटे से वर्क प्लेसेस को जहाँ पे इंडिविजुअल अपनी टास्क को ईजिली परफॉर्म कर सके विदाउट एनी इंटरप्शन, उनको हम क्यूबिकल बोलते हैं. सो उन दिनों की बात है जब ऑथर जेमिनी स्टूडियो में वर्क करते थे एक क्यूबिकल में, और उनका टास्क क्या हुआ करता था, उनका टास्क पेपर में से पेपर कटिंग करने का हुआ करता था. हैड द टास्क ऑफ कलेक्टिंग न्यूज़पेपर कटिंग्स व्हिच अकॉर्डिंग टू अदर्स वाज इनसिग्निफिकेंट. और जो दूसरों को लगता था क्या ये अशोका मित्रण फालतू का काम करते रहते हैं, पूरा टाइम न्यूज़पेपर खोलते हैं और उसमें जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, जितनी भी क्लिपिंग्स आती हैं, उनको कट करते रहते हैं, तो बाकी लोगों के लिए बिल्कुल ही फिजूल का काम था. ही वॉज वेल कन्विंस्ड दैट द रीजन बिहाइंड हिज मिजरी वाज सुब्बू. अब यहाँ पर आते हैं हमारे एक और कैरेक्टर जो जेमिनी स्टूडियो में बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व थे. अब वो सुब्बू नाम के जो कैरेक्टर हैं, वो ऑफिस बॉय जिसके बारे में हमने बात करी थी, वो एग्जैक्टली हमारे सुब्बू हैं. सो ही वॉज वेल कन्विंस्ड दैट द रीजन बिहाइंड हिज मिजरी. अब उनको क्या लगता था, ये जो अशोका मित्रण को जो अशोका मित्रण ये ऐसे सब मजबूरी में जो काम कर रहे हैं और उनके साथ कुछ जो मिसबिहेव हो रहा है, मतलब जो चीज़ वो चाहते थे वो एग्जैक्टली वो डिजर्व नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको अशोका मित्रण को ऐसा लगता था कि द रीजन बिहाइंड हिज मिजरी वाज दिस मैन, दैट इज सुब्बू. ही थॉट सुब्बू हैड एन एडवांटेज. उनको लगता था सुब्बू को तो काफ़ी अनड्यू एडवांटेज मिलता है बिकॉज वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है और वो एक ब्राह्मण है, इसीलिए उसके साथ तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, उसको हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलती है डिस्पाइट कि वो एक ऑफिस बॉय है. Subbu was a resourceful man whose loyalty made him stand out. अब वो वाकई में सुब्बू डिजर्विंग भी थे, क्यों? बिकॉज वो बहुत ही रिसोर्सफुल थे, उनके पास हर चीज़ का सोल्यूशन था और जहाँ भी वो जाते थे वो काफ़ी प्रोडक्टिव आइडियाज़ को भी गेन करते थे. तो सुब्बू वाज अ रिसोर्सफुल मैन हुज लॉयल्टी, वो इतने लॉयल, उनकी जो एटीट्यूड था, उनका जो नेचर था बहुत ही लॉयल था, बहुत ही ईमानदार थे, बहुत ही ट्रस्ट वर्दी थे. हिज लॉयल्टी मेड हिम स्टैंड आउट. और उनकी यही दो खूबियां थी, एक तो बहुत रिसोर्सफुल थे और दूसरा जो वो ट्रस्ट वर्दी थे, जिन पे आराम से भरोसा किया जा सकता था. ये दो चीज़ें उनकी ऐसी थी कि जो दूसरों से ये डिस्पाइट कि उनका क्या प्रोफाइल थी, क्या स्टेटस था, उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट उनको मिलती थी इनकी ये दो क्वालिटीज़ की वजह से. He was tailor-made for films and it was difficult to imagine filmmaking without him. अब वो इतने ज़्यादा रिसोर्सफुल प्रूव होते थे कि उनके बिना ऐसा लगता था कि फिल्म मेकिंग इज समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म. अब ऐसा लगता था वो स्पेशली बनाए ही गए हैं फिल्म मेकिंग के लिए. अगर वो नहीं होंगे, इट इज़ लाइक कॉलिंग ऑफ फिल्म्स फॉर सुब्बू. तो ऐसा लगता था कि अगर फिल्म बन रही है तो कहीं ना कहीं सुब्बू का रोल तो होगा ही होगा, नहीं तो उनके बिना फिल्म एग्जैक्टली बन ही नहीं सकती. तो उन्होंने अपनी रिसोर्सफुलनेस इतनी ज़्यादा जस्टिफाई कर दी थी. ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म ओनली, जस्ट डिज़ाइन, जस्ट क्रिएटेड फॉर फिल्म ओनली. And it was difficult to imagine filmmaking without him. He was very welcoming and was known for his hospitality. और क्या था, हमने रिसोर्सफुल नेचर के बारे में पढ़ा और हमें सुब्बू की लॉयल्टी के बारे में भी पता चला. इसके साथ साथ वो बहुत ही वार्म हार्टेड वेलकम देते थे हर किसी को, बहुत ही वेलकमिंग नेचर थी, बहुत ही सोशल नेचर थी उनकी. और वो क्या थे, उनकी हॉस्पिटैलिटी की वजह से द वे ही ट्रीट अदर्स, द वे ही वेलकम, उनका जो ट्रीट करते थे, उनको हॉस्पिटैलिटी, उनको सर्व करते थे, इन चीज़ों
चीज़ों के लिए भी ही वॉज समथिंग ब्रिलियंट. सो जस्ट लाइक मैनी अदर्स एट द जेमिनी स्टूडियोज ही ऑल्सो डिड पोएट्री. और जैसे बहुत सारे लोग राइटिंग वर्क करते थे जेमिनी स्टूडियो में, उन्हीं सबके जैसे सुब्बू भी जेमिनी स्टूडियो में पोएट्री का काम भी करते थे. ही वर्क फॉर द स्टोरी डिपार्टमेंट विच ऑल्सो कंसिस्टेड ऑफ अ लॉयर. अब वो स्टोरी डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट जैसे हमने देखा था मेकअप डिपार्टमेंट की अभी बात हो रही थी, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टोरी डिपार्टमेंट की, जहाँ पे लोग मूवीज़ की स्टोरीज को लिखते रहते हैं, जहाँ पे पोएट्स जो टाइटल था वो यहाँ से हमें जस्टिफाई हो रहा है. तो ही वर्क फॉर द स्टोरी डिपार्टमेंट. कौन यहाँ पे ऑफिस बॉय, जो सुब्बू की बात हो रही है, बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन पोएट्री, उनको पोएट्री भी काफ़ी अच्छी आती थी, राइटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो स्टोरी डिपार्टमेंट के लिए भी काम करते थे. ही वर्क फॉर द स्टोरी डिपार्टमेंट विच ऑल्सो कंसिस्टेड ऑफ अ लॉयर. अब वो जो स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करते थे वहाँ पर एक लॉयर भी था. अब स्टोरी डिपार्टमेंट में लॉयर क्यों होता है? क्योंकि लॉयर का काम होता है कि कोई ऐसा डायलॉग ना, कोई किसी स्टोरी में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिखी कि जो अनलॉफुल है या इथिकली जो गलत है, तो लॉफुल जो चीज़ें राइट हैं उन चीज़ों को गवर्न करने के लिए एक लॉयर भी थे उस स्टोरी डिपार्टमेंट में जो जेमिनी स्टूडियो में था. People generally called him the opposite of a legal practitioner. और इनका बाय प्रोफेशन तो ये लीगल एडवाइज़र थे, इनका काम था लॉफुल, व्हाट इज़ करेक्ट, जो सही लीगली जो सही चीज़ें, जो लॉ की नज़रों में जो सही चीज़ें, उन चीज़ों को एडवाइस करना, उन चीज़ों को सजेस्ट करना, रिकमेंड करना और उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करना. बट ये कहने में तो वही थे, बट इनके एक्शंस बिल्कुल इसके ऑपोजिट हुआ करते थे. तो इसीलिए सब लोग बोलते थे, एवरीबॉडी कॉल्ड हिम द ऑपोजिट ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर. तो सब इनको बोलते थे ये हैं तो लीगल एडवाइजर बट ही इज ऑपोजिट ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर. ऐसा क्यों बोलते थे? हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हमें पता चला है यहाँ पर कि कैसे एक लॉयर ने एक एक्ट्रेस का पूरा करियर रुइन कर दिया. तो इसीलिए इन लॉयर को ऐसा बोला गया है, ही डज व्हाट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ हिज ड्यूटीज. सुब्बू वाज He was a logical and neutral man amidst a room full of dreamers. अब किसकी बात हो रही है? अभी हमने किसके बारे में बात करी थी? अभी हमने लॉयर के बारे में बात करी थी जो लीगल प्रैक्टिशनर था. अब लीगल प्रैक्टिशनर के बारे में बोला गया है कि he was a logical, उनके लॉजिक्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी रेशनल थिंकिंग थी उनकी, एंड न्यूट्रल मैन, और बहुत ही न्यूट्रल थे, बायस्ड नहीं थे, इंक्लाइन नहीं थे किसी की तरफ, बिकॉज वो लॉ को ध्यान में रख के चीज़ें बात करते थे. एंड न्यूट्रल मैन अमिड a room which is full of dreamers. अब स्टोरी राइटिंग में मेजरली कौन अच्छे से सरवाइव कर सकता है? जो बहुत, जिसकी थॉट्स बहुत अच्छे हो, जिसमें बहुत अच्छी क्रिएटिविटी हो और इन सबसे ज़्यादा इसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छा हो. तो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, थॉटफुलनेस, थॉट प्रोवोकिंग, ये सारी चीज़ें एक राइटर के लिए होनी बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे लॉयर बोल रहे हैं कि ही वॉज अ लॉजिकल, और अशोका मित्रन यहाँ पे बता रहे लॉयर के बारे में कि वो बहुत ही लॉजिकल थे, बहुत ही रेशनल थिंकिंग की उनकी, और न्यूट्रल टाइप थे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. amidst a room which was full of dreamers. और किंग के बीच में घिरे हुए थे, उस रूम में जहाँ पे सब बिल्कुल ड्रीम, जो अपने वंडरलैंड में रहते थे, अपनी इमेजिनेशन में डूबे रहते थे, चीज़ों को सोचने के लिए कि ऐसा हो रहा होगा, फिर ऐसा होगा, बिल्कुल ख्यालों में डूबे रहते थे. और उनके बीच में एक बिल्कुल ही रेशनल सोचने वाले, बिल्कुल ही लॉजिकल सोचने वाले एक इंसान थे जो कि हमारे लॉयर थे. अशोका मित्रन देन डिस्क्राइब्स हाउ जेमिनी स्टूडियोज गॉट अ चांस टू होस्ट अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर्स कॉल्ड मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी. अब ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और ध्यान से समझना है. अब कुछ स्टोरी का पार्ट थोड़ा सा चेंज होने वाला है. अभी तक तो हम जेमिनी स्टूडियो में थे, स्टूडियो में क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा डिपार्टमेंट था, किसका क्या रोल था, कौन किससे क्या फील करता था, क्या रिलेशनशिप था किसका. अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अशोका मित्रन अब यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ जेमिनी स्टूडियो को, स्टूडियो बहुत सारे स्टूडियोज होते हैं और इनका जो सेटअप था, जो इनका स्टूडियो था, उनको एक बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि जहाँ पर 2 प्लेस को शूट होना था. अब वो कौन से 2 प्ले थे? सो अशोका मित्रन देन डिस्क्राइब्स हाउ जेमिनी स्टूडियोज गॉट अ चांस टू होस्ट, क्या होस्ट करने के लिए उनको चांस मिला, अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर्स
कॉल मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। अब ये जो MRM है, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, इनको होस्ट करने का, और ये क्या चीज़ है, ये ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर्स है, इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं। और इन्होंने सोचा कि एक अच्छा स्टूडियो, वेल नोन, वेल रिनाउंड स्टूडियो है, हम वहाँ पे जाके क्यों ना शूट करें। तो जेमिनी स्टूडियो को होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। किसको होस्ट करने की? MRM को, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी को, जिसमें कि सारे इंटरनेशनल परफॉर्मर्स होते हैं। Though the plots and messages were not complex, though the plots, जो पूरा उन्होंने प्लान डिसाइड करा था किसके बाद ये होता है, स्टेप्स ऑफ इनिशिएटिव और स्टेप्स ऑफ एक्शंस प्लान फॉर पर्टिकुलर गेनिंग ऑफ गोल और ऑब्जेक्टिव, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर प्लॉट बोला है। सो दो द प्लॉट्स एंड मैसेजेस वर नॉट कॉम्प्लेक्स, हालांकि जो भी उन्होंने प्लॉट बनाया था, जो उनका प्लान था और जो भी मैसेजेस थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं थे, वो काफ़ी सिंपल थे, काफ़ी उलझे हुए नहीं थे। देयर सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर नियर टू परफेक्शन सो मच सो दैट फॉर मेनी ईयर्स तमिल प्लेज डिस्प्लेड सनसेट एंड सनराइज इन अ वे इनहेरिटेड फ्रॉम जोनाथन वैली। अब यहाँ पर क्या पता चला, ये जो इंटरनेशनल जो परफॉर्मर्स थे, जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी को बिलोंग करते थे, जो कुछ प्ले को शूट करने वाले थे, कहाँ पर? जेमिनी स्टूडियोज में। अब दो इनकी इनका जो प्ले था, उसकी जो थीम थी, उसका जो प्लॉट था, उसका जो मैसेज था, वो बहुत ही सिंपल था, वो बहुत ही क्लियर था। बट क्या यूनिक थिंग के बारे में, जो द वे दे डिड एंड जो कॉस्ट्यूम्स वो पहनते थे, उस चीज़ का काफ़ी इम्पैक्ट हुआ तमिल के लाइफस्टाइल पर, और जिनको वो बहुत सालों तक फॉलो करते रहे थे। तो यहाँ पे हमें इनके बारे में पता चला। दो द प्लॉट एंड मैसेज वर नॉट कॉम्प्लेक्स, ये जो इनका MRM का जो प्ले करना था, ये वाला उसका जो प्लॉट और मैसेज था, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, काफ़ी सिंपल था, क्लियर था, इजी टू अंडरस्टैंड था। देयर सेट्स, उनके जो सेट हुआ करते थे, मतलब आप जैसे समझो कि सेट कैसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक्ट्रेस हूँ, वो चाहे तो मेरे पीछे पूरा सनराइज का पूरा सेट बना सकते हैं कि लाइक आपको ऐसा लगेगा कि सुबह से अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, बिल्कुल डॉन का टाइम था, तो ऐसा भी बना सकते हैं। वो चाहे तो मेरे को ऐसी पोजीशन में क्रिएट कर सकते हैं कि जिसके पीछे ऐसा लगे कि बिल्कुल अंधेरा होगा, तो सुबह से लेकर रात तक वो लड़की वही खड़ी थी। इट इज़ ऑल अबाउट फिल्म प्रोड्यूसिंग, और ये सेट्स का एग्जैक्टली मैजिक होता है। इट इज़ ऑल देयर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है हमें मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के बारे में, कि उनके जो प्लॉट्स और जो मैसेज थे उनके जो प्ले के, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, वो काफ़ी ईजी और सिंपल थे। बट उनके जो सेट थे और जो उनका कॉस्ट्यूम था, वो काफ़ी अपीलिंग थे, आई कैचिंग थे, और जिनने काफ़ी एक डीप इम्पैक्ट छोड़ा है तमिल के लोगों पर। सो their sets and costumes were near to perfections, so much so that for many years, बहुत सारे सालों तक तमिल प्लेज डिस्प्ले, जितने भी तमिल में प्ले हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं डिस्प्ले करते थे सनसेट एंड सनराइज उस तरीके से, इन अ वे विच वॉज इनहेरिटेड फ्रॉम जोथम वैली। और जो जोथम वैली में उन्होंने जिस तरीके से सनराइज और सनसेट को डिपिक्ट करा है, जिस तरीके से उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन करे हैं, उन्होंने तमिल पीपल को काफी, उन पे काफी एक डीप इम्पैक्ट छोड़ा, जिसको वो काफी सालों तक फॉलो करते रहे अपने प्लेस में, एज इट इज कॉपी करा उन लोगों ने, बिकॉज दे वर क्वाइट कैरिड अवे विद दीज थिंग्स। नाउ देन अनदर गेस्ट, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और एक और पार्ट होता है स्टीफन स्पेंडर का। सो देन अनदर गेस्ट, एक और गेस्ट आते हैं। आपको स्टार्टिंग में याद होगा हमने कुछ ऐसी बात करी थी कम्युनिज्म के बारे में। तो कम्युनिस्ट थे, जेमिनी स्टूडियो जो था वो पूरा कम्युनिज्म को बिलोंग करते थे, वो लोग इन बिलीव्स में इन बिलीव्स को फॉलो करते थे। तो अब ऐसे ही एक और पर्सन की बात हो रही है जिनका नाम है स्टीफन स्पेंडर। सो लेट्स अंडरस्टैंड हु इज स्टीफन स्पेंडर और उनका यहाँ पे पर्पस क्या था। सो देन अनदर गेस्ट स्टीफन स्पेंडर कम्स टू विजिट, कहाँ पे विजिट करने के लिए आते? जेमिनी स्टूडियोज में। पीपल हैड हार्डली हर्ड ऑफ हिम एंड दे कुडंट इवन कनेक्ट विद हिम ड्यू टू लिंग्विस्टिक बैरियर्स। लोगों ने कभी आज से पहले इनके बारे में ज़्यादा सुना नहीं था कि कौन है स्टीफन स्पेंडर, और उनको लिंग्विस्टिक बैरियर था, लैंग्वेज उनकी डिफरेंट थी, जो तमिल के लोगों को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी, तो विच वॉज
वॉज क्रिएटिंग अ लैंग्वेज बैरियर। जब हम भाषा को समझ नहीं पाते तो वो भाषा एक बैरियर बन जाती है। Then another guest, Stephen Spender, comes to visit Gemini Studio. Stephen Spender अब कहाँ आते हैं? Gemini Studio को विजिट करने के लिए, और वहाँ पे प्रोबेबली उन्होंने कुछ छोटी सी स्पीच या कुछ भी उन्होंने डिलीवर किया होगा जो वहाँ के लोगों को समझ नहीं आया, बिकॉज वहाँ के जो लोग थे वो तमिल पीपल थे और स्टीफन स्पेंडर बाहर से आए थे, तो उनको लैंग्वेज बैरियर हो रहा था। पीपल हैड हार्डली हर्ड ऑफ हिम, लोगों ने शायद ही कभी उनके बारे में सुना होगा, उनको नहीं पता था कौन है स्टीफन स्पेंडर, एंड दे कुडंट इवन कनेक्ट विद हिम, और वो उनसे कनेक्ट भी डेवलप नहीं कर पा रहे थे बिकॉज उस इंसान की भाषा ही समझ नहीं आ रही थी उन लोगों को, ड्यू टू लिंग्विस्टिक बैरियर्स। इट वाज नॉट अंटिल अ फ्यू इयर्स लेटर दैट अशोका मित्रन सॉ हिज नेम इन अ बुक, और उनको भी, अशोका मित्रन को भी समझ नहीं आया बहुत सालों तक कि ये कौन थे और ये वहां पर आके इन्होंने किस चीज के बारे में हम लोगों को एड्रेस करा, किसके बारे में, वो क्या उनका पर्पस क्या था जो वो यहाँ पर आए थे हमारे जेमिनी स्टूडियो में, क्या उनका पर्पस था, उन्होंने क्या बोला, बिकॉज भाषा तो किसी को समझ नहीं, तो बहुत सालों तक इस चीज़ के बारे में सोचते रह गए और उनके लिए छोटी सी एक मिस्ट्री होगी, और फाइनली काफ़ी सालों के बाद उनको पता चला कि कौन थे स्टीफन स्पेंडर। सो Ashoka Mitran, it was not until a few years later that Ashoka Mitran saw his name in a book and realized who he actually was. बहुत सालों तक उनको पता ही नहीं चला कौन था, जब तक उन्होंने, और फिर एक बार क्या हुआ, एक बार एक राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, कुछ ऐसे राइटिंग जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, ऐसे ही, बिकॉज अशोका मित्रन भी राइटर थे, तो एक राइटिंग का ऐसे कॉम्पिटिशन हुआ जहाँ पर अशोका मित्र ने भी सोचा कि चलो मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ। तो जब उन्होंने ये सोचा तो वो जो कुछ बुक्स कलेक्ट करने के, बिकॉज जो टॉपिक था वो इट वाज नॉट वेरी इजी टू डिसिफर, वो समझना इतना आसान नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं कुछ बुक्स को एक्सप्लोर करता हूँ। तो वो जब बुक्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, जब बुक्स को ढूंढने जा रहे थे, तब उनको पता चला। तो यहाँ पे उसी के बारे में मेंशन है, इट वाज नॉट अंटिल अ फ्यू इयर्स लेटर that Ashoka Mitran saw his name in a book and realized who he actually was. और जब उन्होंने देखा कि ये बुक में तो ये उन्हीं की फ़ोटो है जो हमारे स्टूडियो में आए थे, और उन फोटो के नीचे उनका नाम भी लिखा हुआ है स्टीफन स्पेंडर, तो तब उनको पता चला कि उनकी बुक कौन सी है और वो एग्जैक्टली क्या थे और क्या करने आए थे जेमिनी स्टूडियो पर। तब उनको ये जो स्टीफन स्पेंडर है उनके बारे में पता चलता है एग्जैक्टली। Now, this was all about the Poets and Pancakes, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ जेमिनी स्टूडियो में, फिर कैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिली कुछ चीज़ों को होस्ट करने के लिए, वहाँ से उनमें क्या क्या चेंजेस आए, कैसे उन चीज़ों ने इम्पैक्ट करा इनको, और उसके बाद स्टीफन स्पेंडर का छोटा सा एक रोल था इसमें जेमिनी स्टूडियो में कि वो आते हैं और किस पर्पज़ से आते हैं। वो कम्युनिज्म के बारे में ही कुछ मैसेज कन्वे करने के लिए आते हैं, बिकॉज उनको पता चला था कि जेमिनी स्टूडियो भी कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करता है और ये लोग भी काफ़ी कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो सीकिंग द सपोर्ट और इन चीज़ों को और एनहांस करने के लिए वो यहाँ पर आए थे, बट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर वो चीज़ों को समझ नहीं पाए थे और वो चले गए थे। लोगों को उनसे कनेक्ट भी डेवलप नहीं हुआ बिकॉज उनको उनकी भाषा ही समझ नहीं। बहुत सालों बाद जब एक ऐसा ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन हुआ, आर्टिकल राइटिंग, जहाँ पे सबको स्क्रिप्ट लिखनी थी, तब उनको पता चला अशोका मित्रन को कि जब उन्होंने एक बुक देखी जो 7 लोगों ने लिखी थी, जिनमें एक जो राइटर थे वो स्टीफन स्पेंडर थे, तब उनको समझ में आया कि ये किस चीज़ को बिलोंग करते और हमारे जेमिनी स्टूडियो में क्यों आए होंगे इतने साल पहले। Now, let's immediately conclude with the chapter. So, to sum up, Poets and Pancakes summary, we learn about the film industry in detail. हमें पता चला कि फिल्म इंडस्ट्री क्या है, मतलब कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई और कैसे एग्जैक्टली इट इज़ ऑल अबाउट टॉर्चर। टॉर्चर क्यों बोला मैंने, बिकॉज सबसे पहले जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं, हमें रियल लाइफ में तो वो लोग बहुत अच्छे दिखते हैं और एवरीबडी वांट कि यार हम भी उनकी जगह पर होंगे एक दिन, हम उनको बहुत इंस्पायर करते हैं अपनी लाइफ में, बट जो रियलिटी वो लोग जो फेस करते हैं, जो रियल लाइफ जो उनके साथ होती है, वो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है एज़ पर दी रियल लाइफ। अब
रियलिटी में क्या होता है, जब उनको मेकअप किया जाता है तो बहुत सारा उन पर मेकअप लगाया जाता है उनको प्रेजेंटेबल, उनको सुंदर दिखाने के लिए, बट इतना ज़्यादा थोप दिया जाता है, एक्सेस कर दी जाती है कि वो अगली लुकिंग क्रिएचर्स बन जाते हैं। फिर दूसरा उनके साथ क्या टॉर्चर होता है, जब उनको इतनी सारी लाइट्स, इतने सारे कैमराज, इतने सारे फोकस को पूरा टाइम फेस करना पड़ता है, तो वो लाइट्स में रह कर पूरा टाइम वो उनको बहुत ही ज़्यादा, दैट इज़ लिटरली अ फ्लाइट फॉर देम, वो उनके लिए बहुत डिसप्लेजर की बात होती है कि पूरा टाइम वो लोग उन्हीं चीज़ों को फेस करते हैं। फिर हमने देखा कि स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट में एक लीगल एडवाइज़र था। अब लीगल एडवाइज़र का काम होता है कि सही चीज़ जो लॉफुली करेक्ट है वो सजेस्ट करे, गाइड करें या वो रिकमेंड करे, बट उन्होंने क्या करा, समथिंग कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर करा। एक एक्ट्रेस थी, जब वो अपना शूट कर रही थी तो किसी बात पर वो गुस्सा हो गई। अब किसी बात पर गुस्सा हो गई, वो एकदम से भड़क गई, शॉर्ट टेम्पर हो गई और उनको किसी चीज़ पे, सिचुएशन पे गुस्सा आ गया होगा, उन्हें ब्लर्ट आउट कर दिया, उन्हें सारी चीज़ों को बहुत तेज़ी में गुस्से में बोल दिया। तो वो सारी चीज़ें एक रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट में लीगल एडवाइज़र ने पूरी उनको ट्रैप कर ली, और जब वो थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है, वही उनको पूरा बिग करके उनको दिखाते हैं उनके सामने स्क्रीन पर। तो ये देख के उनको बहुत बुरा लगता है कि मैंने कैसे बिहेव करा, कैसे रूड, कितना इनडिसेंट वे में मैंने ऐसे बिहेव करा, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये सोच के उनको बहुत बुरा लगता है और वो डिसाइड कर दी कि अब मैं इस चीज़ को फर्दर कंटिन्यू नहीं करूँगी, और वो वहाँ से क्विट कर लेती है। तो इस एक छोटे से इंसिडेंट ने कैसे एक एक्ट्रेस को, एक लीडिंग एक्ट्रेस को कैसे ऑल टुगेदर रियूइन कर दिया, ये भी हमें देखने को मिला। कि हमें जो लगता है कि ये लोग कितने अच्छे से एक्ट कर रहे हैं, कितने अच्छे से बातें कर रहे हैं, वाओ कितने मज़े कर रहे हैं, एक्चुअली सब नहीं होता। देयर आर लॉट ऑफ फ्लाइट्स, देयर आर लॉट ऑफ पेन्स बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें के बारे में पता चला। फिर कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें जो लोग होते हैं वो किस काम के लिए आते हैं, क्या क्या काम करने लग जाते हैं, और ये क्या बायसनेस है कि कोई इंसान कोई ऐसा काम कर रहा है जिसको लोग ऐसे मिसरिगार्ड करते हैं कि ये इंसान तो ऐसे ही काम करता है फालतू, किसका तो कोई काम ही नहीं, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंस का काम होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ कहने को ऑफिस बॉय के होते हैं, बट इनके काम इससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं और लोग काफ़ी उनको कंसिडर या रिगार्ड करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चला जेमिनी स्टूडियो के बारे में, लाइक या किसी भी एक स्टूडियो में जो मल्टी फंक्शंस होते हैं, जो इतने सारे थॉट्स होते हैं, इतनी सारी वेरियसनेस जो चीज़ें होती हैं, इनके बारे में अशोका मित्र ने हमें बताया। अब तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में हमें डिटेल में पता चला चीज़ों को, और एंड the inside functioning as well as when independent India was in its infancy। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, इंडिपेंडेंट के बाद में जैसे इंडिया फ्री हुई उसके बाद में स्टूडियोज़ के कैसी कंडीशंस हुई, कैसे स्टार्टअप हुए, इन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर पता चला, जो अशोका मित्र ने हाईलाइट करी। नाउ with these words, let's immediately check with the phrases which are given at the beginning of your chapter। तो सबसे पहला phrase आता है blew over। What is blew over? Give a long angry speech of criticism or accusation। एक बहुत ही लंबी सी, एक बहुत ही aggressive वे में गुस्से वाली एक speech देना, किसी नेगेटिव सिचुएशन क्रिटिक करने के लिए, किसी को accusation के लिए। तो उस स्पीच को यहाँ पे क्या बोला है, ब्ल्यू ओवर, लाइक ब्लर्ट आउट करते हैं ना कि किसी के अपोज जाके क्रिटिक करने के लिए हम बहुत नेगेटिव बोल देते हैं, दैट इज हियर रेफर टू एज ब्ल्यू ओवर। नेक्स्ट इज वाज स्ट्रक डम्ब, बिल्कुल ऑस्ट्रक हो जाना, लाइक बिल्कुल सुन्न हो जाना, बिल्कुल शांत हो जाना, तो दैट इज वाज स्ट्रक डम्ब। रेंडर स्पीचलेस, किसी को बिल्कुल स्पीचलेस बना देना, किसी की बोलती बंद कर देना। एज बाय सरप्राइज और शॉक, या तो सरप्राइज की वजह से या तो शॉक की वजह से, जब सामने वाला बिल्कुल चुप, लाइक बिल्कुल ऑस्ट्रक हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाज स्ट्रक डम्ब। डम्ब होना मतलब चुप हो जाना, गूंगे को एग्जैक्टली डम्ब पर्सन बोला गया है। कैटापुलेटेड इनटू, कैटापुल्टेड इनटू, सो व्हाट इज कैटापुल्टेड इनटू? टू शूट फोर्थ और लॉन्च, किसी भी चीज़ को शूट फोर्थ करना या पुट फोर्थ करना, प्रेजेंट करना, इंट्रोड्यूस करना या लॉन्च करना, इज यहाँ पे कैटापुल्टेड इनटू। अ कोट ऑफ मेल, अ कोट ऑफ मेल एग्जैक्टली जो डिफेंस में पहना जाते हैं ना, मेटल के बहुत ही हैवी से कोट्स, प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, उसको यहाँ पे कोट ऑफ मेल बोला गया। सो an armored coat which is made of chain mail, interlinked rings or overlapping metal plates। तो ऐसे कोट को यहाँ पर a coat of mail बोला गया है।
played into their hands, किसी के हाथों की कठपुतली बन जाना. So to act or behave so as to give an advantage to an opponent specifically, कि जब हम किसी opposite party के हाथ उनके according हम जब चलते हैं, उनके according चीज़ों को करते हैं या उनके favor की जब हम बात करते हैं, that is played into their hands. To act or behave करना so as to give an advantage to an opponent specifically. Next, the favorite haunt. अब फेवरेट हॉन्ट हर किसी को एक बहुत ही फेवरेट जगह होती है जिसको फेवरेट हॉन्ट बोला गया. सो फ्रीक्वेंटली विजिटेड प्लेस, जो बहुत ही किसी की बहुत ही नियर और डियर प्लेस होती है, पसंदीदा जगह बताने के लिए जिसको बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट किया जाता है, दैट इज अ फेवरेट हॉन्ट, अ फ्रीक्वेंटली विजिटेड प्लेस. Last one is heard bell ringing, stirring and often indistinct memory. किसी अपनी बहुत ही पुरानी जो कहीं ना कहीं ब्लर हो गई है ऐसी मेमोरी, उसको याद करना, that is heard a bell ringing. Stirring मतलब किसी चीज पुरानी चीज़ को बिल्कुल रिमाइंड करा देना और बहुत ब्लर इमेजेस में जो ब्लर मेमोरी में जो चीज़ है जिसकी इमेज है उसको फिर से याद दिलाना, that is stirring and often indistinct memory, जो काफ़ी पुरानी धुंधली हो चुकी है, ऑलमोस्ट मिटने वाली है और उसको हम याद दिला देते हैं. दैट इज heard a bell ringing. So that's all about the phrases which are given at the beginning of your chapter, Poets and Pancakes. Now let's immediately discuss with those question answers which are given at the back of your completion of the chapter, Poets and Pancakes. So here we go with the first question. The author Asoka Mitran has used gentle humor to point out human foibles. Pick out instances of this to show how this serves to make the piece very interesting. अब हमें वो चीज़ें बतानी है कि जहाँ पर अशोका मित्र ने बहुत ही ह्यूमरस टच यूज़ करा है रियलिटी बताने के लिए कि क्या होता है. So let's answer this question. सबसे पहली चीज़, Poets and Pancakes has an underlying tone of humor which is satirical. बहुत ही satire, जैसे कमेंट मारते हैं ना किसी को व्यंग्य कसना, उस सेंस में यूज़ किया गया. So Poets and Pancakes has an underlying tone of humor, हंसी मजाक बताना, फन क्रिएट करने के लिए, which is satirical. एक्चुअली वो कैसे सटायर बन गया, कमेंटिंग वे में हो गया, and has been deployed by the author to point out human foibles. और इसीलिए ये इसको यूज ही इसीलिए किया गया है कि फन वे में, सटायरी के कमेंटिंग वे में, हंसी मजाक में सच्ची चीज़ों को बता देना, किसी को बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए. सो दैट इज, एंड इन सब चीज़ों को डिप्लॉय किया गया ऑथर ने टू पॉइंट आउट ह्यूमन foibles. It is mainly manifested in his description of the makeup room people. अब मेनली उन्होंने क्या बोला कि जिस तरीके से मेकअप को बिल्कुल स्लैप बिल्कुल पोता जाता है, और वो आता भी कितना पहन के, ट्रक में भर के, ट्रक में पूरा फुल टू लोड होके आता है. इतना ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ और इतना ज़्यादा ये लोग अप्लाई करते हैं. सो दैट इज मेनली मैनिफेस्टेड कहाँ पे यूज़ किया गया इसका, इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेकअप रूम पीपल. मेकअप रूम में जो मेजरली इसका यूज़ होता है उसको बहुत ह्यूमरस वे में उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है. The makeup room, he says, was in a building that had once been the stable of Robert Clive. अब ये क्या बोल रहे हैं कि मेकअप रूम उन्होंने कहाँ पर बनाया था, वो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम था वहाँ पर एक टाइम पे क्या हुआ करता था, स्टेबल, अस्तबल जिसे हिंदी में बोलते हैं, जहाँ पे हॉर्सेस को रखा जाता है, घोड़ों को रखने की जगह को स्टेबल बोलते हैं. तो जहाँ पर एक टाइम पर घोड़ों को रखा जाता था, किसके, एक किंग हुआ करते थे उस टाइम के, रॉबर्ट क्लाइव. तो रॉबर्ट क्लाइव का के किंगडम में जो स्टेबल था वहाँ पर उन्होंने अब क्या बनाया है, मेकअप रूम बनाया या मेकअप डिपार्टमेंट बना हुआ. ही फर्दर मेक्स फन ऑफ द मेकअप टीम दैट स्लैप्ड मेकअप. और मजाक कैसे उड़ाते हैं, हंसी मजाक में बोलते हैं कि दे यूज्ड टू स्लैप मेकअप. तो ऐसा लगता था कि भर के लो और दो मारो, ऐसे करके. सो इट वाज लिटरली दिस फीलिंग. तो उनको बड़ा मजा आ रहा है ये एग्जाम्पल देते हुए, एक बिटर रियलिटी को, एक बिटर ट्रूथ को वो बहुत ही ह्यूमरस वे में डिपिक्ट करते हैं लोगों के सामने. So this is quite humorous and quite practical. Ironically, the makeup turned any normal man into a hideous monster. अब
और बड़ी चीज़ तो यहाँ पे हो गई कि कितना आइनिकल है कि होना ये चाहिए था, हो ये रहा है। कितना बिटर ट्रूथ है ये कि उनको मेकअप क्यों करते थे, टू टर्न इनटू ब्यूटीफुल लुकिंग क्रिएचर्स। वो उनको खूबसूरत बनाने के लिए, उनको सुंदर बनाने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, अपीलिंग बनाने के लिए, चार्मिंग बनाने के लिए करते थे। बट कॉन्ट्रास्टिंग में होता क्या था, रियलिटी में वो स्क्रीन पर जब आते थे वो क्या दिखते थे, मॉन्स्टर से किसी कम नहीं लगते थे, किसी डराने वाले इंसान से कम नहीं लगते। दे एक्चुअली टर्न एनी नॉर्मल मैन इनटू अ हिडियस, बहुत ही डरावने से मॉन्स्टर बना देते थे, फार फ्रॉम बीइंग प्रेजेंटेबल। जो प्रेजेंट क्या, वो तो बहुत ही कहीं दूर बात हो गई थी, उनको ऐसे लोगों को क्या ही प्रेजेंट किया जाएगा। सो ही ऑल्सो रेफर्स टू द फायरी मिजरी ऑफ द एक्टर्स। और क्या बता रहे हैं कि फायरी मिजरी मतलब इतनी पैथेटिक कंडीशन बता रहे हैं, बहुत ही पुअर मिजरी बता रहे हैं यहाँ पे। फायरी मिजरी ऑफ द एक्टर्स व्हेन देयर मेकअप वाज डन अंडर द ब्राइट बल्ब्स। अब फायरी मिजरी से यहाँ पे अगेन एक फ्रेज है, फायरी मतलब बहुत ही आग जैसा गर्म बताने के लिए, और मिजरी मतलब इतनी बर्निंग, उनकी जो पेन था, जो उनकी प्रॉब्लम थी वो बहुत ही फायरी थी। क्यों? बिकॉज वो इट वाज नॉट लेस देन फायर कि इधर से भी फोकस आ रहा है, इधर से भी लाइट्स आ रही है, कैमरा की लाइट्स आ रही है, कॉन्टिन्यूसली उनको अलग अलग बल्ब्स में रहना होता था। तो बल्ब्स जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं वो हीट कॉन्टिन्यूसली हीट एमिट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हीट अप हो जाता है और उनको हीट सहनी पड़ती थी, बिकॉज पूरा टाइम उनको वहीं पर रहना होता था। सो दे ऑल्सो टॉक्स, अशोका मित्तन ऑल्सो टॉक्स अबाउट द फायरी मिजरी ऑफ द एक्टर्स व्हेन देयर मेकअप वाज डन अंडर द ब्राइट बल्ब्स, लार्ज मिरर्स रिफ्लेक्टिंग ब्लेजिंग हीट। और बड़े बड़े मिरर्स हुआ करते थे जो रिफ्लेक्ट करते थे उस हीट को, मतलब एक तो डायरेक्ट आ रही थी, दूसरा रिफ्लेक्ट होकर और हीट आ रही थी। तो ये फायरी मिजरी बता रहे हैं। हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सुब्बू's नंबर 2 पोजीशन इन जेमिनी स्टूडियो। अब सुब्बू एक ऑफिस बॉय, लेकिन वो ही वाज कंसिडर नेक्स्ट टू मिस्टर एस वासन। एस वासन कौन है? जिन्होंने जेमिनी स्टूडियोज को स्टार्ट करा था, जो इनके फाउंडर थे जेमिनी स्टूडियोज के। अब ये जो सुब्बू एक ऑफिस बॉय थे, ही वाज नॉट लेस देन नेक्स्ट टू एस वासन, तो उनके राइट हैंड थे, उनके सेकंड पोजीशन में आते थे जेमिनी स्टूडियो में। सो दैट वाज उनका जो डिस्क्रिप्शन था सुब्बू का, दैट वाज नंबर 2 पोजीशन इन जेमिनी स्टूडियोज, द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द ऑफिस बॉय एंड द ऑपोजिट रोल प्लेड बाय द लीगल एडवाइजर। अब एक तो ये चीज कि जेमिनी स्टूडियो में जो सेकंड पोजीशन पे आ गए थे सुब्बू, द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द ऑफिस बॉय, तो उनसे कितनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी उनको, कितना मतलब एक ऑफिस बॉय वाला इंसान इतनी अच्छी पोजीशन और सारी चीजें वो कर रहा था कि ऐसे काम कर रहा था जो मेकअप आर्टिस्ट करते। क्राउड जब प्लेइंग होती थी, जहाँ पे क्राउड शूटिंग की बात आती, सबका मेकअप भी करता था एक ऑफिस बॉय, तो ये भी उनको काफी ह्यूमरस लग रहा है। और उसके बाद लास्ट में बोलते हैं एंड द ऑपोजिट रोल प्लेड बाय द लीगल एडवाइजर। लीगल एडवाइजर ने जो ऑपोजिट रोल प्ले करना क्या था लीगल एडवाइजर को, और उसने कुछ ऐसा अनलॉफुल काम कर दिया जिसकी वजह से एक्ट्रेस का पूरा करियर जो था वो रुइन हो गया। एंड the opposite role which was played by the legal advisor in the acting career of a countryside girl are humorously dealt with, but effectively bring out the flaws in the setup। ये बहुत ही ह्यूमरसली इन सब चीज़ों पे वो लाइट डाल रहे हैं कि ऐसे ऐसे मैटर्स हुए थे जेमिनी स्टूडियो में। ये एक रियलिटी है स्टूडियोज़ में, जैसे जो लोग काम करते हैं उनके साथ ये बिटर ट्रूथ है जो वो फेस करते हैं, जो कभी रिवील नहीं होता। और उसके ऑपोजिट क्या बोले, ये सारे फ्लॉज थे जो सेटअप में होते हैं, ये सारी कमियां हैं जिनको वो सारा टाइम उनसे जूझते हैं, उनको फेस करते हैं एक्टर एक्ट्रेस टू कम अप टू अस। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ही ह्यूमरस वे में अशोका मित्र ने हमारे सामने प्रेजेंट करा। और the showmanship of the boss and what influences his guest, list point out human weakness in a light-hearted manner। अब ये क्या है, showmanship के बारे में बात करें, the showmanship of the boss and what influences his guest। अब जब हमने देखा था कि यहाँ पर मॉरल आर्मामेंट रीआर्मामेंट आर्मी की बात हुई थी, तो जब वो लोग यहाँ पर आए थे और जेमिनी स्टूडियो को ऑप्शन मिली थी कि उनको वेलकम करना है, उनको होस्ट करना है, तो तब की बात बता रहे हैं। द शोमैनशिप ऑफ द बॉस एंड व्हाट इन्फ्लुएंसेस हिज गेस्ट, लिस्ट पॉइंट आउट ह्यूमन वीकनेस इन अ लाइट हार्टेड मैनर। अब ये भी बता रहे हैं कि इंसान में क्या क्या कमियाँ होती हैं, बहुत ही चिल वे में, बहुत ही हंसी मजाकिया सेंस में। ब्लेम सेंस में
भी नहीं कर रहे. The humor is at its peak in the description of the visit of Stephen Spender. और सबसे बड़ा मजाक तो उनको तब लगा जब स्टीफन स्पेंडर आते हैं वहाँ पे कोई लेक्चर डिलीवर करने के लिए, उन वहाँ की ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए, और वो एड्रेस करने के लिए आते हैं और वो लैंग्वेज ही उनको समझ नहीं आती. तो वाह कितना अगेन वियर्ड है कि एक इंसान भाषण देने आ रहा है ऐसे इंसानों को जिनको लैंग्वेज ही नहीं आती. तो वेरी आई नहीं. तो ये अगेन बहुत ही ह्यूमरस वे में इनको प्रेजेंट करा. एस वासन्स रीडिंग अ लॉन्ग स्पीच इन हिज ऑनर बट ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट हिम. अब वो ये जो मिस्टर एस वासन थे जो जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर थे, वो जिनको होस्ट कर रहे थे, जिस व्यक्ति के बारे में, स्टीफन स्पेंडर के बारे में इतनी डिटेल्ड स्पीच बोल रहे थे. और फैक्ट तो ये था उनको कुछ भी नहीं पता था उनके बारे में, हार्डली एक आध चीज़ें पता थी और इतनी डिटेल्ड इलाबोरेटिव स्पीच बोल रहे थे उनके बारे में. तो ये अगेन एक आईनी चीज़ थी कि व्हेन एस वासन रीडिंग अ लॉन्ग स्पीच इन हिज ऑनर बट ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट हिम. तो ये कितना बड़ा एक और आईनी चीज़ है उनके लिए. Then comes Spender's accent is highly unintelligible. Then the authors establishing long lost brothers relationship with the English visitor. और फिर उनको ऐसा वो फील कराते जब ना उनकी भाषा उनको समझ में आ रही थी और इनको वो जानते नहीं थे जिनके बारे में उन्होंने इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया. तो ये और फिर उनको बोलते हैं कि तो मेरे छोटे भाई जैसा है, तुम्हारे छोटे भाई जैसे तुम्हें उसके बारे में कुछ पता ही, तुम्हें उसकी भाषा ही ढंग से समझ नहीं आ रही. So what all is this? So it is quite funny. So then the author establishing a long lost brothers relationship with the English visitor is also funny and very humorous reality. All these slight digs at human foibles tickle in us humor. ये सारे जो instances हैं हमारे में, ये जो examples दिए गए हैं, ये जो slight digs हैं human foibles के, they tickle us in आर ह्यूमर. ये कहीं ना कहीं हमें हंसाने में बहुत ही सक्सेसफुल हो रहे हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द वेरियस इंस्टेंसेस जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, जो अशोका मित्र ने एड्रेस किए थे बहुत ही ह्यूमरस, बहुत ही लाइट हार्टेड मैनर में. लेट्स इमीडिएटली रीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई वाज कोथामंगलम सुब्बू. सुब्बू जो हमने ऑफिस बॉय के बारे में डिस्कस करा था, उनका पूरा नाम था कोथामंगलम सुब्बू. सो व्हाई वाज कोथामंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज. ऐसा क्या था उनके बारे में, या ऐसी क्या खास चीज़ थी उनमें जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसकी वजह से वो नंबर 2 पोजीशन में आ गए थे. लाइक ही वाज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू मिस्टर एस वासन. तो जल्दी से आंसर को रीड करते हैं. कोथामंगलम, इट इज नॉट आई, इट इज एल. कोथामंगलम सुब्बू was on the attendance role with the story department. अब वो कहाँ पर थे? He was on the attendance role with the story department and was number 2 at Gemini Studios. Not by virtue of any merit. किसी merit के हिसाब से नहीं, या उन्होंने बहुत सारी achievements करी है उसकी वजह से second place आती है उनकी Gemini Studio में. No, not this. ये reasons नहीं थे. But because he was a Brahmin with affluent exposure. But क्योंकि वो सिर्फ एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, वो एक ब्राह्मण थे, और उनका जो एक्सपोजर था, उनको जो लाइफ में जो चीज़ें पता थी, उनको जो स्टूडियोज़ की वर्किंग के बारे में उनका जो एक्सपोजर था, दैट वाज वेरी ब्रिलियंट. और जिसकी वजह से डिस्पाइट वो एक लो ग्रेड में थे, एक सिर्फ ऑफिस बॉय थे, बट फिर भी वो सेकंड पोजीशन में आते थे उस स्टूडियो में. ही वॉज चीयरफुल एंड हैड अ सेंस ऑफ लॉयलिटी. हमने देखा था बहुत ही रिसोर्सफुल पर्सन थे, लॉयलिटी थी उनमें. सो ही वॉज अ चीयरफुल एंड हैड अ सेंस ऑफ लॉयलिटी दैट प्लेस्ड हिम क्लोज टू द बॉस, जिसकी वजह से वो बॉस के बहुत ही नियर आ गए, बिकॉज वो बहुत ही ईमानदार थे, वो बहुत ही प्रोडक्टिव थे, और बहुत ही उनको सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज थी, काफ़ी थिंकिंग उनकी काफ़ी अच्छी थी. He was quick to delegate work to others. और उनको दूसरों को काम डेलीगेट करना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जैसे बोलते हैं कि किसी को काम दे, उसको ये बोलना कि ये कर लो और उसका तो उसको अथॉरिटी दे दो. सो डेलीगेशन काम में भी वो काफ़ी एक्सपर्ट थे. As if tailor made for film. और ऐसा लगता था कि वो सिर्फ बनाए ही गए हैं फिल्म मेकिंग के लिए.
Sparks of his creativity showed in his suggestions on how to create shots. और ऐसा लगता था कि वो बनाए ही सिर्फ फिल्म्स के लिए गए, ये कहाँ से पता चला? स्पार्क्स ऑफ हिज क्रिएटिविटी, इतने क्रिएटिव थे अपने टास्क में, इतने यूनिक थे, इतने प्रोडक्टिव थे, विच शोड इन हिज सजेशन, जो उनके सजेशन से पता चलता था कि जो भी सजेशन देते थे, जो भी रिकमेंडेशंस होते हैं, जो भी एडवाइस होते थे उस फिल्म मेकिंग के लिए, वो बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही यूनिक और बहुत ही क्रिएटिव, जिससे पता चलता था उनकी सोच के बारे में, उनके थॉट्स के बारे में और उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में, उनके नॉलेज के बारे में ऑन हाउ टू क्रिएट शॉर्ट्स। वो जब बताते थे कि शॉर्ट्स को कैसे क्रिएट करना है तो इतने क्रिएटिव वेज लाते थे जिससे कि बॉस बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे मिस्टर एस वासन, और उन्होंने अपना इनको सेकेंड हैंड बना लिया और वो सेकेंड पोजीशन पर आ गए थे। He composed poetry, scripted a story and a novel. इन्होंने क्या क्या करा था? ये जो कोथामंगलम सुब्बू थे, इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी थी? He composed poetry, उन्होंने पोएट्री बनाई, एक स्टोरी को भी स्क्रिप्ट करा और नॉवल भी लिखा। He gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years. और जब Gemini Studios अपने बूम पर थी, अपने पीक पर थी, at its height, जब वो अपने पीक पर थी, तो उन्होंने कोथामंगलम सुब्बू ने ही गेव डायरेक्शन, उन्होंने डायरेक्ट करा और डिफाइन भी करा जेमिनी स्टूडियोज़ को ड्यूरिंग इट्स गोल्डन, कि सबको इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर ऐसी चीज़ होनी चाहिए, इसको ऐसा करने से ऐसा होगा। तो पूरा वो डायरेक्ट करते थे और पूरा गाइड करते थे जेमिनी स्टूडियोज़ को। He performed in a subsidiary role better than the main players. अब वो एक subsidiary role में इतना अच्छा प्ले करते थे कि मेन प्लेयर्स भी उतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाते थे। ये मेन रोल में ये कोई है, अब सब्सिडियरी असिस्टेंट रोल में कोई ये है, बट वो इतना अच्छा प्ले करते थे कि मेन वाले को भी सरपास कर देते थे। He had a genuine love for his relatives and near and dear ones. अब वो जितने भी उनके फेवरिज्म वाली बात हो गई यहाँ पे, जितनों को भी वो फेवर करते थे नियर एंड डियर वंस को, उनको बहुत ही ज़्यादा वो फेवर करते थे, बहुत ही प्यार करते थे उनको। His extravagant hospitality was popular among his relatives and acquaintances. Probably that is why he had enemies. अब यहाँ पे क्या वो extravagant, बहुत ही ज़्यादा extravagant, अति से ज़्यादा बताने के लिए, इतने ज़्यादा जो उनकी जो सर्विंग नेचर थी, इतना ज़्यादा जो हॉस्पिटैलिटी दे। जब हमने देखा कि स्टीफन स्पेंडर आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि स्टीफन स्पेंडर आ रहे हैं यहाँ पर, और फिर जब मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के लोग आ रहे हैं यहाँ पर, हमें उनको होस्ट करना है, उनको यहाँ पे 2 प्ले शूट करने हैं। तो जब उनको पता चला कि उनको होस्ट करना, तो उन्होंने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी, बहुत अच्छे से उनको सर्व करा। तो जिस डेडिकेशन से सर्व करा, हिज एक्स्ट्रावेगेंट हॉस्पिटैलिटी, जिसकी वजह से वो बहुत ही फेमस थे अपने कहाँ पे, अमंग हिज रिलेटिव्स और जितने भी उनके जान पहचान के लोग थे। और यही वो कारण था कि बाकी लोगों से उन्होंने दुश्मनी ले ली थी, बाकी लोगों के दुश्मन बन। प्रोबेबली दैट इज़ वाई ही हैड एनिमीज़। और अपनों को बहुत फेवर करते थे, अपने ही अपनों को प्रमोट करते थे, बिकॉज अब ब्राह्मण फैमिली के थे, उनको भी अनड्यू एडवांटेज मिला और आगे वो भी ऐसे ही फेवरिज्म को सपोर्ट करते थे। नेपोटिज्म जिसको हम बोल सकते हैं, कि प्रिटेंड करना कि बहुत अच्छे हैं बट एग्जैक्टली दूसरों के साथ बहुत ही इल बिहेव करना, क्योंकि वो उनकी कास्ट के नहीं थे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से उनके जो जान पहचान के, उनके जो परिचित थे, वो सब तो उनकी बिलव्ड लाइन में आ गए, बट बाकी सबसे वो दुश्मनी में आ गए। Next question, how does the author describe the incongruity of an English poet addressing the audience at Gemini Studios? अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, ऑथर अशोका मिथुन क्या डिस्क्राइब करते हैं द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ एन इंग्लिश पोएट हु वाज एड्रेसिंग द ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियो, कि जब स्टीफन स्पेंडर हु इज़ एन, यहाँ पर कौन है हमारे जो इंग्लिश पोएट है, वो कौन है, स्टीफन स्पेंडर, जब आए थे एड्रेस करने के लिए जेमिनी स्टूडियो में, और उनकी भाषा ही किसी को समझ नहीं। मैं आपसे बात करने आई हूँ और मैं आपको एक ऐसी भाषा में समझा रही हूँ जो भाषा आपको आती ही नहीं हो, तो ये क्या ही एग्जाम्पल हो जाए, क्या ही सेट कर बताना चाहते हैं हम इससे, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब, ऑथर उसको कैसे डिस्क्राइब करता है, वो तो हमने देख लिया कि बहुत ही ह्यूमरस टच में उसको डिस्क्राइब करता है, बट लेट्स सी अगेन। सो द जेमिनी स्टूडियोज विटनेस्ड अ सरप्राइजिंग विजिट बाय अ टॉल इंग्लिशमैन हु वाज प्रोक्लेम्ड टू बी अ पोएट। अब जेमिनी स्टूडियो ने विटनेस करा था एक बार, किसको, एक सरप्राइज विजिट हुई थी बाय ए
टॉल इंग्लिशमैन, एक लंबे से काफ़ी लंबे चौड़े से एक इंग्लिशमैन आए थे जिनका नाम था स्टीफन स्पेंडर, हु वॉज प्रोक्लेम टू बी अ पोएट, जिनको जाना जाता था, जो जाने माने एक पोएट हैं, एक राइटर थे. द वेलकम स्पीच बाय द बॉस was delivered in the most general terms which only showed that even the boss didn't know much about him. और ये तो ऐसी इतनी जनरल स्पीच दी थी कि मतलब मैं किसी पर भी रेफर कर सकते हो. इंग्लिशमैन के बारे में ऐसा कोई स्पेसिफिक टच नहीं पता चला, ऐसी स्पीच दी थी कि उनकी जगह कोई भी खड़ा हो जाए तो वो कॉमन स्पीच सबके लिए जा सकती थी. तो द वेलकम स्पीच विच वॉज गिवन बाय द बॉस मिस्टर एस वासन, फाउंडर ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज, वॉज डिलीवर्ड इन द मोस्ट जनरल टर्म्स. वो इतनी जनरल टर्म में दी थी कि विच ओनली शोड दैट, जिससे सिर्फ यही पता चला कि इवन द बॉस डिडंट नो मच अबाउट हिम. हिम यहाँ पर कौन है? स्टीफन स्पेंडर है. अब यहाँ पे बॉस ने इतनी जनरल स्पीच दी कि जिससे पता चला कि बॉस को ही कुछ नहीं पता कि एक जो सरप्राइज विजिट हुई है हमारे यहाँ पे, एक इतने गुड लुक इन द टॉल हैंडसम जो मेल आए हैं स्टीफन स्पेंडर इंग्लिशमैन, वो जो स्पीच दे रहे हैं उनको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है. और वो ऐसी जनरल स्पीच जिससे क्लियर समझ में आता है कि उनको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता. The poet talked about the thrill and travails of an English poet which made no sense to the simple people at Gemini Studios. अब poet यहाँ पे बात करते हैं किसकी? About the thrill and travails. अब thrills and travails वो कितने भी exciting ups and downs की बात करें but उसका तो कोई sense ही नहीं था because उन लोगों को तो उनकी भाषा ही समझ नहीं आ रही थी. So the poet talked about thrill and travails of an English poet which made no sense to the simple Gemini people. जितने भी लोग थे जेमिनी स्टूडियोज के, उनको तो उनकी भाषा ही समझ नहीं आई तो क्या ही सेंस था कितने भी अच्छे से उन चीज़ों का वहाँ पर वो बताएं या एलाबोरेट किया जाए. देयर नो एक्सपोजर अदर देन फिल्म्स एंड सो, बिकॉज उनको फिल्म्स के अलावा उनको और कुछ भी नहीं पता था. उनकी दुनिया फिल्म तक ही सीमित थी. दे वर नॉट इंटरेस्टेड, और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थे जानने के लिए कि व्हाट्स गोइंग अक्रॉस. ऑल्सो वर्ड्स लाइक डेमोक्रेसी, वो हाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे की वर्ड्स थे जो उन लोगों को ट्रिगर कर रहे थे कि हाँ ऐसी कुछ रेलेवेंट चीज़ के बारे में कुछ बोल रहे हैं. तो उनको टर्म जो की वर्ड्स यूज़ करे गए थे, जैसे कि उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में कुछ उन्होंने बोला, उन्होंने फ्रीडम के बारे में बोला, जिससे कि एक तो हल्का सा अंदाज़ा लगा पा रहे थे कि अच्छा ये कुछ ऐसे ही कोई नेताजी टाइप का भाषण हो रहा है जिसमें फ्रीडम की बात हो रही है, जिसमें डेमोक्रेसी की बात हो रही है. That featured in his speech held no interest for them as they had no political thought or interest. अब ये ऐसे वर्ड्स थे फ्रीडम, डेमोक्रेसी, जिसमें कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज उनको तो सिर्फ फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट था और उसके बाहर क्या हो रहा है क्या चल रहा है ना तो उनको कोई इंटरेस्ट था और ना ही जानने की कोई इच्छा थी. और जब उन्होंने अपनी स्पीच में कुछ एक आध ऐसा वर्ड यूज़ किया तो वो समझ गए कि हम तो पॉलिटिक बैकग्राउंड से पॉलिटिक्स में नहीं हैं और ना ही हमें उस चीज़ के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट है, तो हमें इसके बारे में सुनने में क्या ही सेंस है. Moreover, the Englishman's accent was difficult to understand. अब अंग्रेज लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो उनका जो एक्सेंट होता है that is not very easy to understand. उनका एक्सेंट हमें समझ में नहीं आता है. तो उनके साथ भी ऐसा ही हो, वो तमिलियंस थे, तमिल में रहने वाले लोग थे, उनको अपनी लोकल लैंग्वेज तो अच्छे समझ में आती थी क्योंकि जो मूवीज़ थी वहाँ पे जेमिनी स्टूडियोज में बनती थी मेजरली किसके लिए बनती थी? तमिल ऑडियंस को ध्यान रखते हुए बनती थी. सो द इंग्लिशमैन्स एक्सेंट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ विच ऑल कम्युनिकेशन failed. अब उनकी जब भाषा उनका एक्सेंट ही समझ नहीं आ रहा जिसकी वजह से जितना भी चीज़ें वो बोल रहे थे, जो भी वो बातें बता रहे थे, that all gone in vain. He was basically a poet and that made no sense to the people whose life centered around a film studio. अब बोल रहे हैं कि he was basically कौन थे? एक poet थे. स्टीफन स्पेंडर कौन थे? बेसिकली एक राइटर थे, एक poet थे. एंड दैट मेड नो सेंस टू द पीपल, और ये कोई सेंस के नहीं थे कि वो पोएट हो ऑथर अपने घर में वो जो मर्जी उनको क्या लेना देना. वाई? बिकॉज हुज लाइफ सेंटर्ड राउंड अ फिल्म स्टूडियो. उनकी लाइफ में ये उन लोगों के लिए कोई सेंस के ही नहीं थे बिकॉज उनकी लाइफ तो सिर्फ फिल्म मेकिंग से शुरू होती थी और वहीं पर उनकी रात खत्म हो जाती. उनको ऐसे लोगों से क्या लेना देना कि कोई राइटर है, कोई पोएट है, कोई पॉलिटिक्स है, कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, उसके बारे में हमें बता रहा है, तो उनको इन चीज़ों से
कोई इंटरेस्ट नहीं था, और इससे ज़्यादा उनके एक्सेंट तो उनको समझ ही नहीं आ रहे थे। Therefore his visit remained an unexplained mystery for much time। और इसीलिए क्या हुआ, उनकी जो विजिट थी, उनने जो विजिट करी थी जेमिनी स्टूडियो में वहाँ पे लोगों को एड्रेस करने के लिए, वो बहुत सालों तक एक रहस्य बन के रह गया, एक सीक्रेट, एक मिस्ट्री बन के रह गई, जब तक अशोका मित्र ने वो बुक नहीं ढूंढी जो बुक उनको चाहिए थी, बिकॉज जिसकी वजह से वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर ले। तो जब उनको बुक मिली तब उनको फाइनली रियलाइज हुआ कि यस, ये थे स्टीफन स्पेंडर, और ऐसे ही कुछ एरिया के बारे में वो हमें मैसेज डिलीवर करने आए थे, वो हमें एड्रेस करने आए थे। तो इतने सालों तक तो किसी को भी कुछ पता ही नहीं चला स्टीफन स्पेंडर के बारे में। नाउ we go with the next question. What do you understand about the author's literary inclinations from the account? अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें क्या समझ में आया by the author's literary inclination। उनका जो inclination का मतलब क्या होता है, झुकाव होना किसी चीज़ की तरफ। हम जब बहुत inclined होते हैं, बहुत interested होते हैं, भेदभाव, not exactly bias नहीं बोलना, but झुकाव होना, interest होना किसी चीज़ के लिए। तो हमें यहाँ पे उनके बारे में क्या समझ में आया, let's immediately read and understand. The author Ashoka Mitran was entrusted with the job of maintaining the newspaper clippings। अब यहाँ पे अशोका मित्रन का उस जेमिनी स्टूडियो में क्या रोल था, एक क्यूबिकल में रह के जितनी भी न्यूज़पेपर में जो क्लिपिंग्स आते थे, जो आर्टिकल्स आते थे, उनको वो कट करते थे, उनका ये रोल था। एंड अदर Let me read once again. The author Ashoka Mitran was entrusted with the job of maintaining the newspaper clippings of movies and other articles। जो मूवी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स आते थे या फिर कोई भी अदर ऐसी आर्टिकल्स आते थे, उनको वो कट करके वो रखते थे वहाँ पर। Though to others who just saw him tearing papers, he appeared to be doing nothing. The job kept the author well informed। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दूसरों को ऐसा, दूसरों की नज़र में या दूसरों को, जो बाकी के और लोग थे जेमिनी स्टूडियोज़ में, उनको ऐसा लगता था कि अशोका मित्रन तो क्या ही फालतू का काम करते रहते हैं, पेपर्स को कट करते रहते हैं और उनको स्टेपल करके एक साथ रखते जाते हैं, तो ये क्या फालतू का काम करते रहते हैं। Who just saw him tearing papers, उनके लिए सिर्फ था कि पेपर को फाड़ते रहते हैं बैठ के, उनका काम पेपर कटिंग करने का ही था। He appeared to be doing nothing, ऐसा लगता था सिर्फ फालतू का काम कर रहे हैं, कोई काम का काम नहीं है ये। The job kept the author well informed, बट ये जो जॉब वो करते थे, बिकॉज वो न्यूज़पेपर्स को पढ़ते थे और फिर कट करते थे, और कट करते तो उनकी न्यूज़ की तरफ नज़र तो जाती ही थी, तो इसकी वजह से ही वॉज क्वाइट इन्फॉर्म्ड, वो काफ़ी अपडेटेड थे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उनको ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चलता रहता था। The job kept the author well informed. Also, there prevailed an intellectual environment to some extent। और वहाँ पर बहुत हद तक क्या होने लगा, बहुत ही इंटेलेक्चुअल मतलब when you are very smart in your thinking process, तो आपका जो थिंकिंग, आपका जो थॉट प्रोसेस था, आपका जो सोचने की जो क्षमता थी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती गई, आप इंटेलेक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते गए, और उसकी वजह से वहाँ पर जो एनवायरनमेंट था काफ़ी हद तक वैसा ही स्मार्ट होने लग गया, काफ़ी अपडेटेड जैसा। बिकॉज द पोएट्स एंड स्क्रिप्ट राइटर्स यूज्ड टू हैंग out there in the mess that served coffee any time of the day। अब ये क्या होता था, बिकॉज वहाँ पर जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते थे, जो भी पोएट्स थे या स्क्रिप्ट राइटर थे, जो मूवी की स्क्रिप्ट लिखते थे, वो वहाँ पर अशोका मित्रन के पास आया करते। जब भी उनको ब्रेक टाइम मिलता, जब भी वो कॉफ़ी वगैरह पीते थे, तो उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ बात करते थे, कुछ कॉन्वर्सेशन करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये बहुत अपडेटेड है, इनको रीसेंट चीज़ें सारी पता है, इनकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हो गए, तो शायद हमें कुछ आइडिया मिल सके, राइटिंग में हमारी हेल्प हो जाए। सो also there prevailed an intellectual environment to some extent because the poets and script writers used to hang out there in the mess। mess यहाँ पे क्या बोला, जो कैंटीन में, कैंटीन को या मेस बोला गया है, that served coffee any time of the day, कि जब भी जो आपको कॉफ़ी मिल जाएगी कैंटीन में जाके, तो उनके साथ उनको ले जाया कर। जब भी फ्री टाइम होता था तो कभी स्क्रिप्ट राइटर्स, कभी पोएट्स वहाँ पे आते थे और अशोका मित्रन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे कॉफ़ी के साथ, और उनके जो आइडियाज़ थे, उनके जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स थे, उनको थोड़ा सा कॉपी करने की या उनसे कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लेने की कोशिश करते थे।
The author would pick up 50 paisa copies of journals from the footpath. अब author अशोका मित्रन क्या किया करते थे, would pick up 50 जो कॉपीज़ लेते थे फुटपाथ से. आपने कभी देखा होगा कि रोड साइड पे हमें यूज्ड बुक्स या सेकेंड हैंड बुक्स मिलती हैं, जो अगर कोई बहुत एक्सपेंसिव राइटर्स की बुक अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूज्ड बुक को हम कम रेट में उनसे ले सकते हैं. तो यहाँ पे ऐसे ही बता रहे, अशोका मित्र ने ऑल्सो यूज द सेम एक्टिविटी. कुछ 50 पैसा में वो कॉपीज ऑफ जर्नल्स लेते थे फ्रॉम द फुटपाथ एंड टुक पार्ट इन द पोएट्री राइटिंग कॉम्पिटिशन. अब जब पोएट्री कॉम्पिटिशन हुआ तो उन्होंने भी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करा. ही एक्चुअली रेड एसेज द गॉड हु फेल्ड. और उन्होंने एक्चुअली ऐसे पढ़ा. कौन सा वाला? द गॉड हु फेल्ड. अब ये किसमें कौन राइटर थे? एक इसमें एक्चुअली टोटल 7 राइटर्स थे, जिनमें से एक की राइटर थे स्टीफन स्पेंडर. सो ही एक्चुअली रेड एसेज द गॉड हु फेल्ड टू नो मोर अबाउट द पोएट स्टीफन स्पेंडर. ऑल दीज आर एविडेंस दैट ही हैड सम लिटरेरी टेस्ट. और इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता, बिकॉज जेमिनी स्टूडियो में तो और किसी को भी स्टीफन स्पेंडर के बारे में नहीं पता चल पाया एक्सेप्ट द राइटर अशोका मित्रन. और उनकी तो प्रोफाइल ऐसी थी तो उनको कैसे पता चला? उनको भी लैंग्वेज समझ नहीं आई, बट उनको कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी थी यार, वो कौन आए, उनका पर्पस क्या था. और वो कुछ जो की वर्ड्स थे, जैसे कि उन्होंने फ्रीडम के बारे में कुछ बोला, डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने कुछ बोला, तो वहाँ से उनको ट्रिगर हुआ कि शायद कुछ कम्युनिज्म से रिलेटेड बातें तो नहीं कर रहे थे, कुछ पॉलिटिक्स जैसी कुछ बातें तो नहीं कर रहे थे. तो इन ऑर्डर टू लुक फॉर कि एग्जैक्टली कौन थे, क्या पर्पस था, क्यों आए थे जेमिनी स्टूडियो में विजिट करने के लिए, सरप्राइज विजिट के लिए, तो ये क्यूरियोसिटी उनकी चलती रही. और कुछ सालों तक तो उनको समझ ही नहीं आया. फिर फाइनली जब एक ऐसा ऑप्शन मिला उनको, पोएट्री राइटिंग कंपटीशन था, और जब उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करने की सोची तो उसके लिए कुछ मटेरियल एक्सप्लोर कर रहे थे. तो जब वो मटेरियल एक्सप्लोर कर रहे थे, एक बार फुटपाथ से उनको कुछ बुक्स दिखी, जिस बुक को उन्होंने परचेज करा तो उस बुक में 7 राइटर्स थे, 7 पोएट्स थे, और उनमें से एक पोएट थे स्टीफन स्पेंडर, और इस बुक का टाइटल था द गॉड हु फेल्ड. ऑल दीज आर एविडेंस. ये सारे एविडेंस हैं, सारे प्रूफ्स हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अशोका मित्रन का अच्छा खासा लिटरेरी टेस्ट था. उनको काफ़ी लिटरेचर के बारे में उनको अच्छी खासी नॉलेज थी, बिकॉज पढ़ पढ़ के वो काफ़ी इक्यूब्ड हो गए थे, काफ़ी रिसोर्सफुल हो गए थे अपने पार्ट पे. नाउ this is all about the discussion of the NCERT questions, and here I hope the entire chapter in a nutshell is quite clear to you, with a clear idea about the entire things that we have discussed. Now let's wind the video, and with these hopeful words that you will keep on watching further videos, let's immediately end the video. But before leaving, please do like, share and subscribe us. Thank you very much for watching the video.